हेलो गाइस, मैं सौरभ यादव आपके यूट्यूब चैनल इस पॉलिटेक्निक एकेडमी हैदरगढ़ पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर कितना है, बल एवं गति। पता है तो जानना चाहिए ना। यह है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 बल एवं गति। थंबनेल देख के देखी गए होंगे। आज तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक सदिश। तो आइए देख लेते हैं आज हम लोग इस सेशन में पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग इसको सदिश पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे पीछे का। भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां पढ़ेंगे। उसके बाद भौतिक राशियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। भौतिक राशियों का वर्गीकरण हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो स्पेसिफिक पढ़ना है भौतिक राशियों को वर्गीकरण के बाद, उसमें हम लोग मेन टॉपिक जो हमारा है आज का वो है सदिश। सदिश पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सदिश का निरूपण पढ़ेंगे। सदिश का निरूपण। सदिश के निरूपण के बाद हमारा पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सदिश के प्रकार। मेनली तौर पे दो प्रकार से होते हैं सदिश के प्रकार। और नेक्स्ट छठवां जो हमारा रहेगा वो रहेगा सदिशों का योग। डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे त्रिभुज का नियम हो गया, समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया, बहुभुज का नियम होगा। हम तीनों टाइप से सदिशों का योग करना सीखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे 6 टॉपिक। भौतिक राशियां क्या होगी, ये पिछली पुनर्ज्ञान के लिए इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। और भौतिक राशियों का वर्गीकरण, और मेन टॉपिक यहाँ से हमारे स्टार्ट होगा सदिश और उसका निरूपण, और सदिश के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, और सदिशों का योग करना सीखेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है फर्स्ट वाला, भौतिक राशियां। गाइस ये पिछले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो इसके सबसे निकाल से देखते हैं। भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां कोई भी चीज हो, मतलब जिसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि दूरी हो गया, दूरी को मेजर कर सकते हैं। टाइम हो गया, टाइम को भी मेजर करते हैं कि हाँ भाई 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसको पिछली क्लास में हम पढ़ ही चुके थे। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिसको हम राशि तो पहले नहीं कर सकते ना। भौतिक राशियां वे चीजें होती हैं, मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लाइक टेक एग्जांपल, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं कि कितनी दूरी है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और टाइम को ले लो, टाइम को भी मेजर करते हैं, हाँ भाई 1 घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, ये हो गया। मतलब अगर यहाँ पे भौतिक राशियों को की बात की जाए तो तुम जैसे ले सकते हो, दूरी हो गया तुम्हारा, समय हो गया, चाल हो गया, मतलब जो भी कुछ तुम लोग मेजर कर सकते हो, आप लोग मेजर कर सकते हैं, वो सब हो जाएगा आप सबका भौतिक राशियां। तो इसको लिखना तो है नहीं क्योंकि पिछली क्लास में पढ़ चुके, बस इसको जानते रहो भौतिक राशियां होती हैं। अब भौतिक राशियों के क्लासिफिकेशन के बारे में आ जाए, इसको 2 आधार पे बांटा जाता है। भौतिक राशियों को 2 आधार पे। नंबर 1 होता है, इसको मात्रकों के आधार पे बांटा गया है। किसके आधार पे? मात्रकों के आधार पर। मात्रकों के आधार पर इसको भी 2 टाइप में बांटा गया। और दूसरा होता है दिशा और परिमाण के आधार पे। परिमाण के आधार पे, मात्रकों के आधार पे भी ये 2 प्रकार का होता है। एक जो होते हैं मूल राशियां, और दूसरा होता है
व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, अरे व्युत्पन्न राशि मूल होता है व्युत्पन्न। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं सदिश, तो इस पर ध्यान नहीं देता है। जो मेन आता है हमारा वो आता है दिशा और परिमाण के आधार पे। दिशा और परिमाण के आधार पे हम लोग देखेंगे तो भी ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अदिश राशियां, अदिश राशियां, और दूसरा जो हम लोग को मेनली पढ़ना है वो है सदिश, सदिश राशियां। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं दिशा और परिमाण के आधार पे। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें केवल उसका परिमाण होता है, उसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे आप समय एग्जाम्पल ले लीजिए, समय का समय आप किसी को बताएंगे तो बताएंगे कि हाँ भाई 2:33 हो रहे हैं, तो उसमें आपको दिशा नहीं बतानी होगी कि हाँ भाई 2:33 हो रहे हैं पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये अलग की बात है, आपको AM और PM बताना होगा, लेकिन उसकी दिशा से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ बात करते हैं हम लोग सदिश राशियां, जो हम लोग को मेनली पढ़ना है सदिश राशियां। आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करनी है, तो इसका विथ डेफिनेशन हम लोग साथ में पढ़ते चलते हैं। और बात करते हैं अदिश राशियों के जो उदाहरण है अदिश राशियों के, वो आपका हो जाएगा दूरी, समय, चाल, और ये ढेर सारी क्वांटिटीज होती हैं जो आपकी अदिश राशि है। बस इतना जान लीजिए कि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो आपका हो जाता है अदिश राशि। हम लोग को जो हम लोग का थर्ड पॉइंट था वो था हम लोग को पढ़ना सदिश, सदिश राशियां। इसका अगर हम इंग्लिश से लिखें ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो आपको लिख के बताते हैं सदिश राशियां होती क्या है। वे राशियां जो दिशा और परिमाण दोनों पर निर्भर करती हैं, वे आप कहलाती हैं हमारी सदिश राशियां। सदिश राशियां वे राशियां हैं जो दिशा और परिमाण दोनों पर निर्भर करती हैं, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। अब आइए परिमाण तो आप समझ ही रहे हैं। जैसे हम ले रहे हैं फोर्स की बात, फोर्स के आपका अदिश का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे उसमें हमें दूरी बतानी हुई तो हम बताते हैं 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ये जो आपका 5 और 6 होता है वो आपका हो जाता है परिमाण। और अब बात करते हैं जो इसमें मेन है, सदिश के लिए जो मेन उत्तरदायी होता है दिशा। अब दिशा के बारे में बात करते हैं, दिशा की आवश्यकता क्यों है। अब देखिए, मान लो एक उदाहरण लेते हैं आपके व्यवहारिक जीवन का। एक खिड़की खोलना है आपको, मान लो हम किसी खिड़की खुलवाना चाह रहे हैं, हमें कोई काम है, हम बैठे हैं और कह रहे हैं कि जा बेटा थोड़ा खिड़की खोल दो, यहाँ हैंडल पकड़ के। और उसको बता रहे हैं कि खिड़की को खोलने के लिए तुमको 5 न्यूटन की बल की आवश्यकता है, 5 न्यूटन। तो वो गया बंदा, अब खिड़की खोलना है तो 5 न्यूटन बल बाहर की तरफ लगा रहा है, खिड़की खुली नहीं रही है। 6 न्यूटन का बल लगाया तभी नहीं खुल रही है, 7 न्यूटन का बल लगाया तभी नहीं खुल रहे हैं। और वो आगे फिर हमसे कहेगा कि आप तो कहे थे कि 5 न्यूटन का बल लगाना खुल गया, हमने 6 लगाया, 7 लगाया, खुल ही नहीं रहा है।
और कभी कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लगाते लगाते बंदा लगाता चला जाए और हमारे खिड़की उड़की लेके बाहर निकल जाए। तो फिर से वो आएगा, बोलेगा कि खुल नहीं रहा है, तब हम उसको मतलब दिशा नहीं बताए थे। अब उसको हम बताएंगे कि हाँ भाई तुमको 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, लेकिन वो अपनी तरफ खींच के लगाना है, मतलब इनसाइड, डोर को इनसाइड खोलना है। मतलब दिशा वही हुई कि हाँ भाई दरवाजा खोलना है 5 न्यूटन के बल से, लेकिन वो अंदर की तरफ से खोलना है। तो ये हुआ दिशा। समझ में आई थी बात? दिशा की आवश्यकता क्यों है? उसको बोले कि 5 न्यूटन का बल लगाओ, लेकिन वो बाहर की तरफ लगाएगा कैसे खुलेगा? नहीं ना। इसलिए फोर्स लगाने की भी डायरेक्शन होती है कि हाँ भाई 5 न्यूटन तुमको अंदर की तरफ लगाना है, तब खिड़की खुल जाएगी। तो खैर कोई नहीं, ये रहा दिशा। अब आते हैं इसके कुछ उदाहरण लेके जो होती है हमारी सदिश राशियां का। जैसे आपका बल हो गया, बल भी लगाओगे आप, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा हाँ भाई बल लगाना है, बाहर की तरफ लगाना, अंदर लगाना, ऊपर लगाना है, नीचे लगाया है। बल हो गया, त्वरण हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, और आपका वेग हो गया। ये सब जो क्वांटिटीज होती हैं वो सब आपकी होती हैं सदिश राशियां। ये तो हो गई हमारी सदिश राशियां। अब सदिश राशियां हम लोग तो जान गए। अब आते हैं, बात करते हैं इसके निरूपण की बात। तो सदिश राशियों का निरूपण, अब किसी भी चीज को जान तो गए, अब हमें भाई लिखना है तो उसको दिखाएंगे कैसे? हम जान गए यहाँ सदिश राशियां होती हैं, जिसके बाद दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन उसको दिखाएंगे कैसे? तो अब बात करते हैं निरूपण की। निरूपण राइटिंग समझ जाइएगा, क्योंकि बोल तो रहे हैं ना आप लोग, इतने समझदार तो हैं, समझ लेंगे। निरूपण, मान लो कोई सदिश राशि है ए और कोई अदिश राशि है बी। अब दोनों को हम बोले कि लिखो, और लिखने से ये पता चलना चाहिए कि कोई सदिश है वो अदिश है। अब मान लो ए कह रहे हैं हम सदिश है, तुम लिख दिए ए सदिश है, और बी अदिश है, बी अदिश है, बी को भी ऐसे लिख दिए। अब लिखने से ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई सदिश कौन है, अदिश कौन है। देखो सदिश राशि को ऐसे नॉर्मली लिख के छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते, और अदिश राशि को निरूपण करके छोड़ते हैं, कुछ नहीं लिखते। अब सदिश राशि की बात करते हैं तो निरूपण करने के इसके 2 मेथड्स होते हैं। एक तो आप ऐसे ए लिख के इसके ऊपर एरो लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, मत लगाइए, वो अलग आपके ऊपर है। ये हो गया आपका सदिश, सदिश का निरूपण। हाँ अब यहाँ पता चलेगा कि आपका जो ए है वो सदिश है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ए लिखे हैं और आपको दिखाना है कि हाँ भाई ये सदिश है, तो इसको और डार्क कर दो। मतलब किसी सेंटेंस में आप किसी सदिश राशि का एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इसको डार्क कर दीजिए, तब भी ये हो जाएगा सदिश। और सदिश के निरूपण में मान लीजिए एक और बात जो बहुत कम ही लोग शायद जानते होंगे, सदिश राशि को नॉर्मली सब ऐसे निरूपण कर देते हैं, लेकिन मान लो 2 क्वांटिटी दी है, ए है और बी है, और दोनों को हम कह रहे हैं ये दिशा में समान है, लेकिन ए का परिमाण ज्यादा है और बी का कम। तो इसके ऊपर जो एरो लगाते हैं, एरो का साइज इसके परिमाण को डिपेंड करता है, किसका परिमाण ज्यादा है। मान लो अब यहाँ हम बोले थे कि ए ज्यादा है बी से कम, तो यहाँ पे आप ए लिखोगे, इसके ऊपर का जो ये है इसको ज्यादा दिखाओगे, ए इज ग्रेटर देन बी, और बी को इतना दिखाओगे। मतलब यहाँ जो एरो है, एरो की लेंथ भी डिपेंड करती है कि भाई हमारा जो सदिश है वो कितना बड़ा है, क्वांटिटी में कितना ज्यादा है। बात समझ में आई? ये हो गया आपके सदिश का निरूपण। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सदिश का प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी रहा हो, सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, सदिश राशियां देखिए भाई मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं।
नंबर 1 होता है आपका रैखिक। रैखिक। और नंबर 2 आपका जो होता है वो होता है अक्षीय वेक्टर। इसको रैखिक या रेखीय बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वो आपका होता है अक्षीय वेक्टर। ये आपको मुख्य बता रहे हैं, मुख्य 2 ही होते हैं। और यहाँ जानते हैं रेखीय वेक्टर क्या होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे रेखीय वेक्टर। आइए रेखीय वेक्टर के बारे में जानते हैं। रेखीय वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो केवल 2 दिशा में चलते हैं, या तो वो आगे की दिशा में चलेंगे या तो पीछे की दिशा में चलेंगे। रेखीय का मतलब होता है ये रेखा या तो आगे बढ़ेगा या तो पीछे जाएगा। और इसकी मेजरिंग किसी मेन पॉइंट से करते हैं, डायरेक्शन की। यहाँ से जो आगे की तरफ जाएगा उसको प्लस से प्लस को ऐसे दिखाते नहीं है। मान लो कोई वेक्टर है, उसका मतलब मेजरिंग कर रहे हैं यहाँ से, उसके बाद ए उसका परिमाण हुआ तो इसको वेक्टर ए दिखाएंगे। और इधर से कोई अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा तो इसको माइनस ए से दिखाएंगे। रेखीय वेक्टर में आपका यही रहता है, मतलब अगर डायरेक्शन उसकी चेंज होती है तो साइड में उसका चेंज हो जाता है। और लिख भी देते हैं आपके लिए, थोड़ा बेटर रहेगा। रेखीय वेक्टर ऐसे वेक्टर जो किसी रेखा के अनुदिश होते हैं वो रेखीय वेक्टर कहलाते हैं। रेखीय वेक्टर कहलाते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अक्षीय वेक्टर। अक्षीय वेक्टर। अब ये अक्षीय वेक्टर क्या होते हैं? अक्षीय वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो मतलब किसी अक्ष के परितल में मेजरिंग किए जाते हैं। ये किसी घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, घूर्णन के प्रभाव को। जैसे आपका बलाघूर्ण हो गया, बलाघूर्ण घूर्णन होता है ना, तो वही वो घूर्णन की मतलब प्रभाव को व्यक्त करता है। तो अक्षीय वेक्टर आपका क्या होता है? अक्षीय वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो घूर्णन के प्रभाव को व्यक्त करते हैं, अक्षीय वेक्टर कहलाते हैं। इसमें जैसे हो गया आपका बल आघूर्ण, और इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? इसकी दिशा हम दाएं हाथ के पेंच के नियम से ज्ञात करते हैं। दाएं हाथ के पेंच का नियम आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, और जो लोग 12th करके आए हैं वो 12th में भी पढ़ेंगे। ये होता है अपने दाएं हाथ के चारों उंगलियों को अंगूठे के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि अंगूठा चारों उंगलियों को परस्पर लंबवत हो। तो लंबवत हो तो इस बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए अपने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से व्यवस्थित है कि चारों उंगलियां अंगूठे के परस्पर लंबवत हो और अंगुलियों को घूमने की दिशा घूर्णन की दिशा में हो। तो आपका अंगूठा जिस तरफ रहेगा उसी तरफ आपके बल आघूर्ण की दिशा होगी। ठीक, समझ गए? अगर क्लॉकवाइज चलता है तो ये ऊपर रहता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो ये नीचे रहता है। और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल होता है आपका, ये हो जाएगा
कोणीय वेग, और भी एक एग्जाम्पल होता है वो हो जाएगा आपका कोणीय संवेग आदि। ये तो आपके हो गए दो मुख्य प्रकार सदिशों के, एक रैखिक या रेखीय होता है, दूसरा होता है आपका अक्षीय। इसके कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं। अन्य प्रकार में आपको रुकिए अभी पूरा लिखवाते हैं। इसके अन्य प्रकार में आपको सबसे पहले मिलेगा समान वेक्टर। मतलब इसके बाद आपको जो भी वेक्टर मिलेंगे ना, वो मान लो दो वेक्टर में कंपेयर किए जाने वाले वेक्टर होंगे, तो उसमें आपको सबसे पहला आता है समान वेक्टर। समान वेक्टर क्या होते हैं? समान वेक्टर ऐसे दो वेक्टर होते हैं जो परिमाण में और दिशा दोनों में एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब अगर कोई एक वेक्टर है a और कोई दूसरा वेक्टर है b, अगर ये दोनों दिशा और परिमाण दोनों में एक दूसरे के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं आप वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b। तो समान वेक्टर तो समझ में आ ही गया होगा, ज्यादा टफ तो है नहीं। मतलब दो वेक्टर ऐसे होते हैं जो दिशा और परिमाण में एक दूसरे के बराबर होते हैं, वो हो जाएंगे आपके समान वेक्टर। नेक्स्ट आपका आता है विपरीत वेक्टर। ये हो जाएगा आपका विपरीत वेक्टर। लिख देते हैं वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b। विपरीत वेक्टर क्या होते हैं? अब ये भी तो वेक्टर कंपेयर करने के लिए गया था। इसमें दोनों वेक्टर में दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर रहेगा, परिमाण एक दूसरे का बराबर रहेगा, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होती है। मान लो यहाँ से कोई वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन इधर है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, 4 हो 5 हो कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड इसके 4 5 है। और एक वेक्टर यहीं से शुरू होता है यहाँ और उसका भी मैग्नीट्यूड 4 या 5 होता है। और ये मतलब वेक्टर जो होते हैं परस्पर एक दूसरे के या तो 0 डिग्री रहेंगे या तो 180 डिग्री रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब 0 या 180 डिग्री रहेंगे तभी ये विपरीत वेक्टर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। मतलब वेक्टर ए का ये विपरीत वेक्टर जब हो जाएगा, डायरेक्शन की चेंज आएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इसको -a से दिखा देंगे। जैसे अभी आपको हमने रेखीय वेक्टर में बताया था ना कि मतलब जब दिशा विपरीत होती है इसको माइनस से दिखाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, उसी की बात यहाँ। और एक ही मतलब जब वेक्टर ए होता है उसका विपरीत वेक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है समरेखीय वेक्टर। समरेखीय वेक्टर, अब ये क्या होता है? समरेखीय वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही रेखा में होते हैं। ये भी एक दूसरे के या तो 0 डिग्री होंगे या तो 180 डिग्री होंगे। मतलब एक वेक्टर आपका ऐसे गया है और दूसरा वेक्टर भी आपका ऐसे गया है। मतलब एक दूसरे के पैरेलल भी कह सकते हैं, इनको समांतर वेक्टर भी कह सकते हैं। समांतर कहें या ना कहें, लेकिन ये एक दूसरे के मतलब दिशा एक ही होती है इन दोनों की, इसलिए एक दूसरे के समरेखीय वेक्टर कहते हैं। या तो ये 0 डिग्री पे हो सकते हैं, ये दोनों 0 डिग्री पे इसके ऊपर ही। तो नेक्स्ट है समरेखीय वेक्टर। अब देखिए समरेखीय वेक्टर क्या होते हैं, ये भी दो वेक्टर को कंपेयर करके बनाया गया है। समरेखीय वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही रेखा में इस मतलब एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। नाम से स्पष्ट है समरेखीय। समरेखीय का मतलब ये हो गया आपका एक रेखा, और रेखा को डॉट डॉट दिखाओ, ये हो गया आपका रेखा, और इसी में आपके वेक्टर जो रहेंगे। मान लो इसी रेखा पर एक वेक्टर ए है और इसी रेखा पर वेक्टर बी भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के समरेखीय वेक्टर कहलाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हुआ वेक्टर ए, वेक्टर बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या फिर एक दूसरे को ओवरलैप भी कर जाए,
ओवरलैप भी कर जाएं तो ये भी होगा आपका वेक्टर ए वेक्टर बी, तभी आपके जो होंगे वह एक दूसरे के समरेखीय वेक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है जो वो है शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर क्या होते हैं? शून्य वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसका परिणाम शून्य होता है। नाम से ये भी स्पष्ट है, शून्य वेक्टर। इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बस इसको जानते रहो। हाँ, शून्य वेक्टर क्या होता है? शून्य वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसका परिमाण शून्य होता है, बस इतना जानते रहो। और शून्य वेक्टर को वेक्टर रोज भी दिखाते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है समतलीय वेक्टर। समतलीय वेक्टर सर एकदम नाम से ये स्पष्ट है। समतलीय वेक्टर क्या है? समतलीय वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही तल में स्थित होते हैं। दो वेक्टर की बात कर रहे हैं। समतलीय वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही तल में स्थित होते हैं। तल का मतलब समझ रहे हैं ना? पढ़े हैं 1D 2D 3D, वही वाला तल है कि हाँ वेक्टर एक वेक्टर ए है वो इस तल पर स्थित है और एक वेक्टर बी है वो भी इसी तल पर स्थित है, तो ये हो जाएंगे समतलीय वेक्टर। तो समतलीय वेक्टर भी क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट आता है सप्रारंभिक वेक्टर। सप्रारंभिक वेक्टर। सप्रारंभिक वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर दो वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु दो या दो से अधिक वेक्टर भी हो सकते हैं, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, मतलब कहने का मतलब वो साथ साथ प्रारंभ होते हैं, वे हो जाएंगे आपके सप्रारंभिक वेक्टर। जैसे मान लो जी ये एक पॉइंट हमने ले लिया कोई P, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये होगा आपका वेक्टर A, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका वेक्टर B और एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर C। मतलब देखिए सारे वेक्टर का जो मूल पॉइंट है वो P ही है, तो ये सब एक दूसरे की क्या कहलाएंगे? सप्रारंभिक वेक्टर कहलाएंगे। अब जो नेक्स्ट आता है आपका इकाई वेक्टर। इकाई वेक्टर को यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। इकाई वेक्टर इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इकाई वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं? इकाई का मतलब होता है एक। तो इकाई वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है एक। इसको एक कैप से भी दिखाते हैं। इकाई वेक्टर को एक कैप से दिखाते हैं और इसका मैग्नीट्यूड होता है mod a = 1। ठीक। और एक आपका और रह जाता है, वो रह जाता है आपका लंबकोणिक वेक्टर। लंबकोणिक वेक्टर। अब देखिए लंबकोणिक वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिसके पास तीन डायरेक्शन होती है। तीन डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट आता है लंबकोणिक वेक्टर। अब देखिए लंबकोणिक वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर, इसमें दो वेक्टर का कंपैरिजन नहीं किया जाएगा, ये अलग है सबसे। ऐसे वेक्टर मतलब वो ऐसा वेक्टर, ऐसे बोलोगे तो ढेर सारे हो जाएंगे ना, हाँ बोल सकते हो अलग अलग वेक्टर के लिए। ऐसे वेक्टर जिसके पास तीन दिशाएं होती हैं। तीन दिशाएं मतलब समझ रहे हो? ये हो जाता है आपका x एक्सिस, ये हो जाता है आपका y एक्सिस और ये हो जाता है आपका z एक्सिस। तीन डायरेक्शन हुआ ना, x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस, और तीनों दिशाओं को दिखाते हैं। x एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाते हैं i कैप से, y एक्सिस को दिखाते हैं j कैप से और z एक्सिस को दिखाते हैं k कैप से। ठीक है, मतलब ऐसे वेक्टर जिसके पास तीनों डायरेक्शन होती हैं वो होते हैं लंबकोणिक वेक्टर। आइए इसको थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं क्योंकि इसका यूज आगे हम लोग को मिलने वाला है। मान लो कोई वेक्टर A है, उसका मैग्नीट्यूड x एक्सिस के लिए है 4 और y एक्सिस के लिए है 3 और z एक्सिस के लिए है 5। ठीक, तो इसको हम दिखाना चाहते हैं विथ डायरेक्शन, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो वेक्टर A, वेक्टर का साइन तो लग गया, इक्वल टू 4 है आपका x एक्सिस में। x एक्सिस के साइन के लिए हम लोग यहाँ i कैप यूज करते हैं, तो इसको लिखेंगे 4 i कैप।
प्लस y के लिए 3 है तो 3j कैप, और z एक्सिस के लिए k, और z में कितना है आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5k कैप। ये हो गया आपका लंबकोणीय वेक्टर का निरूपण। समझ आई ना? तो आपका ये हो गया आपका लंबकोणीय वेक्टर। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग ने आज का लास्ट टॉपिक जो हम लोग का था, वेक्टर का योग। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का योग। इसको 2 टाइप से पढ़ेंगे। नंबर 1 है ज्यामितीय विधि, और नंबर 2 है गणितीय विधि। गणितीय विधि, ठीक भाई। यहाँ हमारे कंप्यूटर महोदय को भूख का अनुभव हो रहा है। वो कह रहे हैं सर अब कल पढ़ाइएगा। क्या ज्यादा भूख लगी है? हाँ भाई, कंप्यूटर महोदय को ज्यादा भूख लग रही है और कह रहे हैं कल पढ़ाइएगा, और कह रहे हैं वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।